हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल बेसिक अप्पल इन जर्मनी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपने थंबनेल से देख ही लिया कि हम लोग बात करने वाले हैं जर्मनी के नेशनल वीजा का जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो किस तरीके से फिल किया जाता है। एक्चुअली बहुत लोगों की कमेंट्स आती है या फिर इंस्टाग्राम पर भी हमें मैसेजेस आता है कि उनको जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है अपॉइंटमेंट का वो भरने के लिए कुछ इश्यूज आते हैं। तो अगर आपने आज की ये वीडियो कंप्लीट देख ली तो आपको जो है वो जर्मन नेशनल वीजा का एप्लीकेशन फॉर्म करते वक्त कोई भी इश्यू नहीं आने वाला। तो ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है और उतनी ही इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि ये सभी टाइप्स के नेशनल वीजा एप्लीकेशन फॉर्म के लिए यूजफुल होने वाली है, जैसे कि स्टूडेंट वीजा, जॉब सीकर वीजा, एम्प्लॉयमेंट वीजा, डिपेंडेंट वीजा। ये सारी वीजा कैटेगरी के लिए सेम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है। तो आपको ये वीडियो पूरी देखना है विदाउट स्किप किए, ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन ना छूटे, जिससे आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम बड़ी आसानी हो जाएगी। और ये जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है क्योंकि आपको जो है वो सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इसी फॉर्म में देनी होती है। तो अगर इसमें कुछ गलती हो जाती है, आपसे कोई पॉइंट अगर अपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आप फिल कर देते हो या फिर कोई चीज अगर आपसे स्किप हो जाती है तो आपका जो कंप्लीट वीजा का अप्रूवल या रिजेक्शन है वो इस पर डिपेंडेंट हो सकता है। तो इसी के लिए आपको ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये बड़े ध्यान से और सोच समझकर फिल करना है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आपको सीधा ले चलता हूँ मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, जहां पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इस फॉर्म को किस तरीके से फिल किया जाता है। तो ये है india.diplo.de जो कि जर्मन गवर्नमेंट की इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आपको यहाँ पर जाना है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर सर्विसेज में वीजा इन्फॉर्मेशन के अंडर जाना है। यहाँ पर आपको दो कैटेगरीज दिखेगी, जिसमें से हमें जर्मन नेशनल वीजा पे क्लिक करना है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो चेकलिस्ट फॉर डॉक्यूमेंट्स है, बायोमेट्रिक फोटो, एप्लीकेशन फॉर्म, शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट, वीजा फी, एडिशनल कंटेंट। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो चेकलिस्ट फॉर डॉक्यूमेंट जितनी भी वीजा कैटेगरीज है जर्मन नेशनल वीजा के अंडर, उन सब के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं वो यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि हो गया एम्प्लॉयमेंट वीजा, जॉब सीकर वीजा, वर्क वीजा, फैमिली यूनियन वीजा, डिपेंडेंट वीजा। इन सारी वीजा कैटेगरीज के ऊपर भी हमने सेपरेट डिटेल में वीडियो बना रखी है, जिसमें हमने ये डिस्कस किया है कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से लगने वाले हैं, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ कौन से लेकर जा सकते हो, कंप्लीट प्रोसेस क्या होती है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो भी आपकी जर्मन नेशनल वीजा की कैटेगरी होगी उसके रिलेटेड आप हमारे चैनल पर वो वीडियो देख सकते हो, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जल्दी से जल्दी अपॉइंटमेंट कैसे ले सकते हो, क्या टिप्स एंड सजेशन है जिसकी वजह से आपको जो है वो अपॉइंटमेंट जो है वो जल्दी मिल जाए, इसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। अभी हमें देखना है एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपने क्लिक करना है एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर। तो यहाँ पर बेसिकली तीन ऑप्शंस होते हैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के। पहला है कि आप डायरेक्टली ऑनलाइन फिल कर सकते हो, दूसरा है कि आप पीडीएफ डाउनलोड करके उसकी प्रिंट निकाल के उसको हैंड रिटन पेन से फिल कर सकते हो, और तीसरा है कि आप इस पीडीएफ फाइल को यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कीजिए। वो फाइल जो है वो एडिटेबल होती है, तो उसको आप कंप्यूटर में फिल कर सकते हो और उसके बाद उसके प्रिंट आउट निकालिए। लेकिन यहाँ पर भी लिखा है कि एम्बेसी रिकमेंड्स फिलिंग ऑनलाइन फॉर्म, तो ये मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है वो फॉर्म ऑनलाइन ही फिल कीजिए। अब ये फॉर्म ऑनलाइन फिल करने के क्या बेनिफिट्स है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हमें डायरेक्टली इस पे क्लिक करना है, तो हमारा एक जो नई टैब ओपन हो जाएगी। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत लोगों का जो है वो ऑटो ट्रांसलेशन ऑन होता है, तो यहाँ पर मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि इसको जो है आपको जर्मन में ही रखना है। जो ब्राउजर आपका जो लैंग्वेज सिलेक्ट करेगा या फिर ब्राउजर आपका जो लैंग्वेज इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा वो आपको ऑफ कर देना है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ से लैंग्वेज आपकी इंग्लिश सिलेक्ट करनी है। तो इससे प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत बार जो आपका ब्राउजर है वो सारे फील्ड्स प्रॉपरली जर्मन टू इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आपको फॉर्म्स की कुछ वैल्यू फिल करने में दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आपको यहाँ से जो है वो ऑटो ट्रांसलेशन ऑफ रखना है और आपको लैंग्वेज जो है यही से इंग्लिश सिलेक्ट करनी है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप ये फॉर्म ओपन करते हो तो ये एम्प्टी होता है, ये नई एप्लीकेशन होती है। लेकिन मान लीजिए कि आपने कुछ फील्ड्स फिल कर दी है और वो गलत है, या फिर आपको लगता है कि मुझे फिर से स्टार्ट करना है, तो आपको न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। दूसरा है स्कैन बारकोड, तो हमारे पास जो बारकोड रीडर होता है वो नहीं होता है, तो ये ऑप्शन हमारे लिए नहीं है। और तीसरा है इंपोर्ट डेटा, तो जो मैं बोल रहा था कि ऑनलाइन फॉर्म करने के जो कुछ एडवांटेज होते हैं या फिर बेनिफिट्स होते हैं तो वो यही है। तो मान लीजिए कि आपने कुछ 50% फॉर्म जो है वो फिल कर दिया है, या फिर हो सकता है कि आपको कुछ फील्ड्स ऐसी है या फिर क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका आपको आंसर नहीं पता या फिर आपको डाउट है, तो आप क्या कर सकते हो कि आपने जितना भी फॉर्म फिल कर दिया उसको डायरेक्टली नीचे आके आप सेव कर सकते हो। तो जब भी आप सेव करोगे तो आपने जितना फॉर्म फिल किया है उसकी एक वो फाइल डाउनलोड कर लेता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप वापस आओगे, जब आपके डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे, तो आपको जो है इंपोर्ट डेटा पे क्लिक करना है। जो आपने डाउनलोड करके फाइल रखी थी उसको सिलेक्ट करना है और ओपन करना है। तो जो भी फॉर्म आपने फिल किया था
और जो भी वैल्यूज आपने फिल की थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर पॉपुलेट हो जाएंगे, सो दैट आपको जो है वापस से सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर अच्छी चीज़ हो जाती है अगर आप फॉर्म ऑनलाइन फिल करते हो। आपको हर एक फील्ड के ऊपर लॉन्च असिस्टेंट का ऑप्शन मिल जाएगा जो आपको सजेस्ट करेगा कि आपको हर एक फील्ड में क्या क्या चीज़ें जो है वो फिल करनी है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे फैमिली नेम में क्या फिल करना है ये पता नहीं है, तो जो मुझे है वो फैमिली नेम पे क्लिक करना है और लॉन्च असिस्टेंट पे क्लिक करना है, जिसकी वजह से वो मुझे बता देगा कि आपको यहाँ पर एग्जैक्टली क्या चीज़ फिल करनी है। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पर ये बता देना चाहता हूँ कि आपको जो सारी फील्ड की वैल्यूज़ है या फिर जो भी क्वेश्चंस के आंसर है, मेक श्योर करना है कि आपको वो सारी चीज़ें पासपोर्ट के हिसाब से ही फिल करनी है। बहुत लोगों का ये होता है कि फर्स्ट नेम की जगह ना उनका नाम और उनके फादर का नाम होता है, तो आपको जो है वो फर्स्ट नेम आपके पासपोर्ट पे जो है वही फिल करना है और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भी जो है वो आपको एज पर पासपोर्ट ही फिल करनी है। तो यहाँ पर फैमिली नेम हो गया, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, आपकी शादी हुई या नहीं है, करंट नेशनलिटी क्या है। मान लीजिए कि आपने कोई दूसरी कंट्री में आपकी नेशनलिटी थी, वो चेंज हो गया, अगर आप इंडियन हो गए हो तो आपके लिए है। अगर आपकी नेशनलिटी बाय बर्थ इंडियन है तो आपको ये फिल करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि अगर आपके कोई बच्चे हैं जो कि 18 साल के ऊपर है, या फिर अगर आपके बच्चे जो है जो कि आपके साथ नहीं आना चाहते, तो ही आपको यहाँ पे यस क्लिक करके उनकी भी इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आप यहाँ पर यस करते हो तो आपको जो है बच्चों की इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर ऐसे केस नहीं है तो आप इसको अनचेक रखना है। उसके बाद आपको देने हैं एप्लीकेंट के पेरेंट्स की डिटेल। यहाँ पर आपका आपके मदर और फादर के दोनों के डिटेल्स जो है वो देने हैं। अगेन आई वुड रिकमेंड कि अगर उनके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट के हिसाब से ही उनकी इन्फॉर्मेशन फिल कीजिए। अगर उनके पास पासपोर्ट नहीं है तो कोई भी गवर्नमेंट की आईडी जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसके ऊपर जो भी उनकी इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके हिसाब से ही ये सारी चीज़ें फिल करिए। नेक्स्ट आता है आपका ऑक्यूपेशन। तो आप क्या करते हो, तो आपको वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना कि आप आर्किटेक्ट हो, आर्टिस्ट हो या फिर बैंकर हो। बहुत सारी यहाँ पर जो है वो कैटेगरीज दी है। अगर आप स्टूडेंट हो तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट और ट्रेनी की कैटेगरी आपको मिल जाएगी। तो आपने जो कुछ भी पढ़ा होगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर आप बैंकर हो तो आपको यहाँ पे बैंकर सिलेक्ट करना है और फर्दर इन्फॉर्मेशन में ये लिखना है कि आपका एग्जैक्टली क्या रोल है और आप कौन से बैंक में जॉब करते हो। उसके बाद है करंट ऑक्यूपेशन अगर कोई अलग है। मान लीजिए कि अगर आपने पढ़ा है बैंकर, आपने कोई बैंकिंग का स्टडी किया है और आप जो अभी हो वो आर्टिस्ट हो, तो उस केस में आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि आपने ऑक्यूपेशन लर्न जो है वो बैंकर है, कि आप बैंकर बनने के लिए जो पढ़ाई लगती है वो आपने की है, लेकिन करंट ऑक्यूपेशन आपका जो है वो आर्टिस्ट है। तो आर्टिस्ट लिख दीजिए और किस टाइप के आर्टिस्ट हो या फिर आप एग्जैक्टली कौन सी आर्ट में काम करते हो, तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आप 1-2 वर्ड में यहाँ पर दे सकते हो। उसके बाद है कॉन्टैक्ट डेटा। तो यहाँ पर आपको जो है वो अभी आप जिस एड्रेस पर रहते हो वहाँ का एड्रेस देना है। यहाँ पर लिखा है करंट एड्रेस। तो आपके पासपोर्ट पे अगर आपके होम टाउन का एड्रेस है तो वो एड्रेस आपको यहाँ पर नहीं देना है। आप अभी जिस किसी भी पते पर रहते हो वहाँ का एड्रेस आपको जो है वो यहाँ पर मेंशन करना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना है। तो मोबाइल नंबर याद रखना है कि आपका जो परमानेंट मोबाइल नंबर होगा वही लिखिए, या फिर एटलीस्ट आपको वीज़ा मिलने तक वो मोबाइल आपके पास रहेगा और आप उस मोबाइल नंबर पे अवेलेबल रहोगे, ऐसा ही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर देना है। उसके साथ ईमेल एड्रेस भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। उसके बाद है फॉर एग्जांपल आप ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हो, मतलब आप हो इंडियन, आपकी नेशनलिटी आपके पासपोर्ट पे सब कुछ जो है चीज़ें वो इंडिया की है, लेकिन आप अभी मान लीजिए कि जॉब के लिए ऑस्ट्रेलिया में हो, तो वो केस में जो है आपको यहाँ पर चेक बॉक्स जो है वो यस करना है, अदरवाइज नहीं करना है। अगर आपके केस में ऐसा है तो आपको यस करना है। तो आपको कौन से टाइप का रेसिडेंस परमिट ऑस्ट्रेलिया में मिला है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है, उस रेसिडेंस परमिट का नंबर लिखना है और वो कब तक वैलिड है वो यहाँ पर मेंशन करना है। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफिकेशन पेपर्स। तो ये हो जाएगा हमारा पासपोर्ट। तो यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी ऑफ पासपोर्ट है। अगर आपका पासपोर्ट इनमें से कोई अदर कैटेगरी का है तो वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर नॉर्मल लोग हैं तो हमें सिलेक्ट करना है ऑर्डिनरी पासपोर्ट। यहाँ पर देना है पासपोर्ट का नंबर, उसकी डेट ऑफ इश्यू और डेट ऑफ वैलिडिटी, ये सारी चीजें आपको जो है वो आपके पासपोर्ट पे मिल जाएगी। उसके बाद इश्यूइंग स्टेट। तो यहाँ पर जो है वो आपको इंडिया सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपका पासपोर्ट जो वो इंडिया से इशू हुआ है तो यहाँ पर इंडिया देना पड़ेगा। इशूड बाय में आएगा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो अथॉरिटी होती है जो आपको आपका पासपोर्ट देती है। तो यहाँ पर आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इशूड इन, यहाँ पर लिखना है कि आपको किस प्लेस पे जो है वो आपका पासपोर्ट मिला है। तो अगर आप आपका पासपोर्ट देखोगे तो वहां पर एक प्लेस ऑफ इशू नाम से एक फील्ड होगी, तो उसकी जो भी वैल्यू होगी, मतलब जहां से आपको पासपोर्ट मिला है वो प्लेस का नाम होगा, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। नेक्स्ट आता है ट्रैवल डेटा। तो अभी जो है वो आपको ये बताना है कि आपका क्या पर्पस रहने वाला है, आप किस लिए जर्मनी में जाना चाहते हो। तो यहाँ पर जो अगर आप स्टडी के लिए जा रहे हो तो आपको स्टडी मेंशन करना है, एम्प्लॉयमेंट, AUPR। अगर आप लैंग्वेज कोर्स के लिए जा रहे हो तो लैंग्वेज कोर्स। अगर आपकी कैटेगरी फैमिली रियूनिफिकेशन है तो आप वो सिलेक्ट करोगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हो तो आपको एम्प्लॉयमेंट सिलेक्ट करना है। उसके बाद लिखा है इफ अप्लीकेबल इंटेंडेड एम्प्लॉयमेंट, कि आप किस एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हो। तो फॉर एग्जाम्पल आप अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोजीशन पे आ रहे हो
तो आप यहाँ लिख दीजिए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट जो भी आपकी कंपनी का नाम होगा XYZ कंपनी। यहाँ से लिखा है फ्रॉम कि आपका अगर कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो वो कॉन्ट्रैक्ट की स्टार्ट डेट जो है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। अगर आप स्टडी के लिए जा रहे हो तो आपकी जो स्टडी जब से स्टार्ट होने वाली है वो डेट मेंशन करनी है, तो वो केस में तो सिंपल हो जाएगा। लेकिन अगर आप फैमिली रियूनियन या फिर जो है डिपेंडेंट वीजा कैटेगरी पे जर्मनी आ रहे हो तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपकी जिस दिन भी अपॉइंटमेंट है वहां से 1 मंथ बाद की जो है वो आपको डेट डाल देनी है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको जो है वो उस डेट पे जो है वीजा मिल जाएगा और आप उसी दिन पे जर्मनी आ सकोगे। तो आपको एक इंटेंडेड डेट देनी होती है कि हाँ मैं इस डेट पे जाने वाली हूँ या फिर जाने वाला हूँ। तो वो केस में जो है आपको 1 महीने बाद की आप डेट डाल दो तो वो बेटर रहेगा। उसके बाद कब तक रहने वाले हो, तो अगेन यहाँ पे आपको अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपका 2-3 साल का है तो आप 3 इयर्स लिख दीजिए, या फिर जो भी डेट आपको एग्जैक्ट पता हो तो वो लिख दीजिए। अगर आपको डेट एग्जैक्ट पता नहीं है तो मान लीजिए कि आपको 4 साल के लिए रहना है तो आप 4 इयर्स लिख दीजिए। अगर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अनलिमिटेड है तो आप यहाँ पर अनलिमिटेड भी लिख सकते हो। तो ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ पे कोई डेट ही डालनी है, आप यहाँ पर 2 इयर्स 3 इयर्स ऐसे भी चीजें लिख सकते हो। अगेन आप अगर फैमिली रियूनियन या फिर डिपेंडेंट वीजा पे आना चाहते हो तो आपके जो भी स्पाउस है वो जितने दिन के लिए रहने वाले हैं तो उस हिसाब से जो है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है अगर आप 12 महीने से कम रहना चाहते हो तो आपको यस करना है और यहाँ पर फिर आपको एग्जैक्ट डेट डालनी है। उसके बाद आता है रेफरेंस। तो आपको यहाँ पर किसी रेफरेंस पर्सन का या फिर कंपनी या फिर एजुकेशन जो कि आपकी एस्टेब्लिशमेंट होगी, ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसका जो है इन्फॉर्मेशन देना है। मान लीजिए कि अगर आप फैमिली रियूनियन डिपेंडेंट वीजा पे आना चाहते हो तो आपको रेफरेंस पर्सन देना है और यहाँ आपको आपके स्पाउस के डिटेल्स देने हैं। अगेन जो आपको डिटेल्स देने हैं वो एज पर पासपोर्ट या फिर उनका जो भी रेसिडेंस परमिट वहां पर मिला होगा उसके अकॉर्डिंग देने हैं। और अगर आप जॉब या फिर एजुकेशन के लिए आ रहे हो तो आपको ये सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको आपकी यूनिवर्सिटी का नाम और जो भी आपका कॉन्टैक्ट पर्सन होगा यूनिवर्सिटी में उसके डिटेल देने हैं। और अगर आप जॉब के लिए आ रहे हो तो हो सकता है कि कोई HR होगा जो आपका कॉन्टैक्ट पर्सन होगा तो आपको जो है वो HR के डिटेल्स देने हैं। यहाँ पर कंपनी का एड्रेस भी देना है और उनका मेल एड्रेस, टेलीफोन नंबर भी आप उनसे मांग कर यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो। उसके बाद आता है मीन्स ऑफ सपोर्ट, मतलब आप खर्चा किस तरीके से उठाने वाले हो जब भी आप जर्मनी में रहोगे। तो अगर आप स्टडी के लिए आ रहे हो तो यहाँ पर आपको लिखना है कि आपका ब्लॉक्ड अकाउंट में से पैसा आएगा, फ्रॉम ब्लॉक्ड अकाउंट आप लिख सकते हो। अगर आप जॉब के लिए आ रहे हो तो आपको यहाँ पर सैलरी लिख देना है। अगर आप फैमिली रियूनियन या डिपेंडेंट वीजा पे आने वाले हो तो आपको जो है स्पाउस सैलरी लिख सकते हो, जिसका मतलब हो जाएगा कि आपके जो स्पाउस की सैलरी आएगी उसी में से आपका जो मंथली खर्चा है वो आप उठाओगे। नेक्स्ट आता है आपका कि आप जर्मनी में कहाँ रहने वाले हो। तो अगर आपको पता है कि एग्जैक्टली आपका एड्रेस अगर ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। अगर नहीं है तो आप उसको एम्प्टी छोड़ सकते हो, लेकिन आपको पता है कि ऑब्वियसली आपको इस सिटी में जाना है तो आपको उसका पोस्टल कोड और उस सिटी का जो नाम है वो यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद है कि आप किस तरीके से वहाँ रहने वाले हो। आप सिंगल रूम में रहोगे, हो सकता है आप अपार्टमेंट में रहो जिसके नंबर ऑफ रूम्स आपको पता है। फॉर एग्जांपल अगर आप 2 रूम के अपार्टमेंट में रहोगे तो आपको लिखना है अपार्टमेंट्स विद 2 रूम्स। अगर आप ग्रुप में रहने वाले हो तो आपको कलेक्टिव अकोमोडेशन लिखना है। और अगर आप मान लीजिए कि स्टार्टिंग में आपके पास कोई अकोमोडेशन नहीं है, फर्स्ट टाइम जा रहे हो, या फिर आपकी जो कंपनी है वो आपको होटल प्रोवाइड करेगी तो आप अदर लिख के यहाँ पर होटल भी लिख सकते हो। उसके बाद कि आपका जो रेसिडेंस है वो आउटसाइड जर्मनी में आप रहना चाहते हो, मतलब आप जॉब है या फिर आपका एजुकेशन जो वो जर्मनी में करोगे लेकिन आप रहना चाहते हो आउटसाइड जर्मनी, तो ऐसी अगर केस है तो आपको यस करके उसके डिटेल लिखने हैं। अगर नहीं है तो आपको एज इट इज छोड़ना है। उसके बाद कि आपके फैमिली मेंबर्स आपके साथ आने वाले हैं या नहीं। तो अगर वो आपके साथ आने वाले हैं तो यस लिखना है, कौन आने वाला है वो मेंशन करना है। अगर नहीं है कोई आने वाला है तो आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। यहाँ पर बहुत लोगों को ये क्वेश्चन आता है कि फॉर एग्जांपल मैं अभी जा रहा हूँ और 2 साल के बाद, या फिर हो सकता है कि हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है और मेरी जब शादी होगी तब मेरी स्पाउस जो है वो मेरे साथ आने वाली है, तो वो केस में हम यस करें कि नहीं। तो यहाँ पर आपको जो है वो यस नहीं करना है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर आप यस करोगे तो ही वो अलाउ करेंगे आपको वाइफ को या फिर आपके स्पाउस को। तो अगर आप उसको अनचेक भी रखते हो तो हो सकता है कि फ्यूचर में आपकी जब भी शादी हो जाए तब वो आपके साथ आ सकती है। तो वो अगेन डिपेंडेंट वीजा या फिर फैमिली रियूनियन वीजा के लिए अप्लाई करके वो भी जर्मनी आ सकते हैं। तो ये मैंडेटरी नहीं होता है कि आप अगर यहाँ पे यस करोगे तो ही वो एलिजिबल हो सकते हैं या फिर नो करोगे तो वो जर्मनी नहीं आ सकते। ऐसे केस यहाँ पर नहीं होती है। नेक्स्ट है कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है या नहीं। तो अगर आपने ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया अपॉइंटमेंट के जाते टाइम तो आप यस कर दीजिए। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस अभी तक आपने नहीं लिया है तो आपको अनचेक रखना है। उसके बाद जो है कि अगर आप ऑलरेडी जर्मनी में कभी आए हो तो वो आपको यहाँ पर यस करना है और आप कब से कब तक रहे थे और कहाँ पे रहे थे, सिटी का नाम आप मेंशन कर सकते हो। अगर आपका ये फर्स्ट टाइम ट्रैवल है, आप जर्मनी में कभी नहीं आए हो, तो आपको वो जो है ये बॉक्स अनचेक छोड़ना है। उसके बाद जो डिक्लेरेशन है कि आप कभी कन्विक्टेड हुए हो, अगर कुछ इशू नहीं हुआ है तो आपको नो रखना है। उसके बाद है कि आप कभी जर्मनी से एक्सपेल्ड या फिर डिपोर्ट किए गए हो क्या, मतलब आप ऑलरेडी कभी जर्मनी में आ गए और जो है आपको इमिग्रेशन वालों ने अलाउ नहीं किया जर्मनी में एंटर करने के लिए। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ इशू हुआ है तो आपको यस करना है और उसके डिटेल्स देने हैं।
अगर नहीं हुआ है तो आपको सिंपली यहाँ पर नो रखना है। और लास्ट है कि आप इनमें से किसी डिसीज से सफर कर रहे हो क्या, तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ डिसीजेस लिखी है। अगर इसमें से कुछ आपको हुआ है तो आप यस कर दीजिए, और इनमें से आपको अगर कोई भी डिसीज नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पर नो रखना है। तो इतना ही जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म में आपको फिल करना है। तो अगर आपका फॉर्म पूरा फिल नहीं हुआ है तो आपको सेव कर लेना है, जिससे कि एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी, जिसको आप इंपोर्ट डेटा में जाके वापस से ओपन कर सकते हो। और अगर आपका फॉर्म जो है वो कंप्लीट फिल हो चुका है तो आपको यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करना है, जिससे कि एक पीडीएफ जनरेट हो जाएगी, और उस पीडीएफ के लास्ट पेज पे जो है वो एक बारकोड जनरेट हो जाएगा। तो वही बारकोड जो है वो आपके अपॉइंटमेंट के टाइम जो भी काउंसलेट का पर्सन होता है वो स्कैन करता है, जिससे कि उनके पास ये सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन उनके पास चली जाती है। तो वीडियो में हमने जितनी भी जानकारी आपको देने की कोशिश की है, आप प्लीज उसको फॉलो करिए, ताकि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। और इसके भी बाद अगर आपको कोई क्वेश्चंस होते हैं तो प्लीज कमेंट करके आप बता सकते हैं। और साथ ही भी हमारा इंस्टाग्राम पर भी अकाउंट है, जिसका नाम है देसी कपल इन जर्मनी, तो आप उस पेज पर भी मैसेज करके हमें बता सकते हो। तो उसी के साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कीजिए, क्योंकि वहां पर हम स्टडी, जॉब्स के रिलेटेड और साथ ही साथ यहाँ की लाइफस्टाइल के रिलेटेड, और अगर आपको जर्मनी आना है तो आप किस तरीके से आ सकते हो उसके लिए कुछ टिप्स एंड सजेशंस भी हम हमेशा डे टू डे लाइफ में देते रहते हैं। तो वहां पर फॉलो करना आप हमें मत भूलिए। तो अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और अगर इससे आपको थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। जो कोई भी लोग आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स में से जर्मनी आ रहे हो, आपको अगर उनके बारे में पता है तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, सो दैट उनके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाए। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून, बाय बाय।